गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास शिक्षा ओशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, हम इंडियन ज्योग्राफी की मेगा सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हम भारत के भूगोल को एमसीक्यूज के माध्यम से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका है और नया तरीका है कि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से अपने सिलेबस को कवर करो। और इसी के तहत हम इंडियन ज्योग्राफी की मेगा सीरीज को लेके आए हैं और जिसमें आप सभी का साथ प्राप्त हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। आप सभी का साथ ऐसा ही बना रहे, इसलिए आप सभी लोग शिक्षा ओशन को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे साथियों, शिक्षा ओशन के फेसबुक पेज की लिंक आप सबको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगी। आप उस लिंक पर जाकर शिक्षा ओशन के फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिएगा। साथियों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल की भी लिंक प्राप्त होगी, जहां पर आप जाकर हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। मेरे मित्रों, आप सभी लोग शिक्षा ओशन के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगी। मेरे साथियों, शिक्षा ओशन का ब्लॉग है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आप सभी लोग उस लिंक पर जाकर आप हमारे शिक्षा ओशन के ब्लॉग का विजिट कीजिए, जहां पर आपको अनेक पीडीएफ प्राप्त होंगे, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी की मेगा सीरीज का पीडीएफ भी आपको जब इस मेगा सीरीज की समाप्ति हो जाएगी तत्पश्चात आपको प्राप्त होगा। और यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से और ब्लॉग के माध्यम से प्राप्त करवाया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग इन सारी चीजों को फॉलो कीजिएगा, यानी शिक्षा ओशन के हर प्लेटफॉर्म पर आप हमारा साथ बनाए रखिए। तो मेरे साथियों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोग आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। साथियों, क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली चीज ये है कि साथियों, जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि हमने आपसे ये पूछा था कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, तो आप लोगों की डिमांड पर यह बताया गया था कि सर हम इंडियन इकोनॉमी यानी भारत की अर्थव्यवस्था हम पढ़ना चाहते हैं, वो भी एमसीक्यूज के माध्यम से, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से हम इंडियन इकोनॉमी को पढ़ना चाहते हैं। उसी के तहत साथियों, हमने इंडियन इकोनॉमी के ऊपर वर्क करना शुरू किया था और फिर हमने आप लोगों से पूछा था कि आप किस समय इंडियन इकोनॉमी को पढ़ना चाहते हो। तो आप लोगों ने अनेक सुझाव दिए थे और उन सुझावों में से जिनका सुझाव अधिकांश मात्रा में था, उन आधार पर हमने इंडियन इकोनॉमी की क्लास का समय फिक्स किया है। तो मेरे साथियों, हम परसों यानी 2 मई को हम इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत कर रहे हैं। शनिवार को हम क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है, जिसके तहत हम रात को 8 बजे इंडियन इकोनॉमी की क्लास में आएंगे और इंडियन इकोनॉमी की क्लास को पढ़ेंगे। यानी आपकी इंडियन इकोनॉमी की क्लास रहेगी शनिवार 2 मई से रात 8 बजे। रात 8 बजे से आप इंडियन इकोनॉमी को पढ़ोगे। मेरे साथियों, इंडियन जो वर्तमान में भारत का जो संविधान चल रहा है, वह संविधान समाप्त हो जाएगा, ठीक है। संविधान की लास्ट क्लास रहेगी, उस क्लास के पश्चात ही आपके इंडियन इकोनॉमी की क्लास शुरू हो जाएगी। मेरे साथियों, मैंने आप लोगों से यह भी कहा था कि हम भारत के इतिहास यानी आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में हम कार्य कर रहे हैं और हम बहुत जल्द आपके सामने आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास को लेके आएंगे, जिसमें हम एमसीक्यूज नहीं, हम उसके कंसेप्ट मतलब कि उसका अध्ययन करेंगे, भारतीय इतिहास का हम अध्ययन करेंगे। तो साथियों, उसके ऊपर भी काम पूरा हो चुका है। बहुत जल्द आप सबके सामने आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास भी शुरू होने वाली है। हम आप लोगों से पूछेंगे कि वह क्लास का समय कितनी बजे रखा जाए, तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। हम आपसे पूछ कर ही उस क्लास का समय फिक्स करेंगे। साथियों, अभी तो हम इंडियन इकोनॉमी की क्लास का समय फिक्स कर चुके हैं और समय है रात 8 बजे। तो साथियों, आप सभी का सहयोग उस क्लास में चाहिए रहेगा, इसलिए आप सभी लोग 8 बजे ऑनलाइन आ जाइएगा और साथ में आप सभी लोग अपने साथियों को भी लेके आइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में ऑनलाइन बच्चे रहें तो पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा। साथियों, अभी तो शिक्षा ओशन की शुरुआत है, मैं बार बार यही कहता आया हूँ, क्योंकि हमारे प्लान बहुत ज़्यादा हैं और अगर आपका साथ ऐसे ही बना रहा तो हम एक के बाद एक प्लान को एग्जीक्यूट करते रहेंगे, ये मेरा वादा है। अभी हम बहुत जल्द आप सबके सामने एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग हमारे साथ बने रहो। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सभी लोग यहाँ पर रहो, ऑनलाइन रहो, तो हमें पढ़ने में और पढ़ाने में मजा आएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग आज की क्लास को लाइक करो, शेयर कर दीजिए और सभी बच्चे समय पर ऑनलाइन आ जाइए। बहुत सारे बच्चे बड़े लेट ऑनलाइन आते हैं, ये बात गलत है। सभी लोग 11 बजे ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन, ठीक है। सभी लोग वेट किया करो क्लास शुरू होने का। तो चलिए जी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने आज की क्लास का। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आप सबके सामने प्रश्न ये कहा जा रहा है 81 क्वेश्चन है, क्योंकि ये मेगा सीरीज का 81 क्वेश्चन है और आज के सेशन का यानी आज की क्लास का यह पहला क्वेश्चन है।
क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा होता है। मेरे साथियों, आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि भारत का भूगोल जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है और टू द पॉइंट प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है। किसका उत्पादन किस राज्य में होता है, कहाँ होता है, कितना प्रतिशत होता है, बहुत सारी चीजें हमसे पूछी जाती हैं। उसी के तहत हमसे ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में वह कौन सा राज्य है जहां पर कच्चे नमक का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। आप में से अधिकांश बच्चों ने इस प्रश्न के बारे में सुना होगा और अधिकांश ने नहीं सुना होगा, और मैं ये मानता हूं कि किसी ने नहीं सुना होगा। तो इसी के तहत मैं आप सबको इसके बारे में, उत्तर के बारे में बताऊंगा, किंतु फिर भी आप सभी लोग उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा, शर्माइएगा मत। तो अब शुरुआत करेंगे कि भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा होता है। ऑप्शन है बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। ठीक है, तो अगर हम इस प्रश्न के उत्तर पर हम चलें तो साथियों याद रखिएगा कि भारत में कच्चे नमक का उत्पादन सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में होता है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 81 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किसके द्वारा होता है, कर्नाटक राज्य के द्वारा होता है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 82, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, जरा कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन आप सबके सामने है। प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है, इस अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने से पहले आपसे मैं एक प्रश्न ये पूछता हूं कि आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है, उसकी राजधानी क्या है। जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं उन सभी बच्चों से मुझे इसका उत्तर चाहिए। जिसको आता है वो भी बताएंगे, जिसको नहीं आता है वो प्रयास करेंगे बताने का, किंतु सभी बच्चे जो ऑनलाइन बैठे हैं वे सभी लोग इसका उत्तर देंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है। ठीक है, कमेंट में। और साथ में आप लोगों को यह भी बताना है कि अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था। ऑप्शन है 1985, 1986, 1987 या 1988। इन चारों में से वह कौन सा सन है, वह कौन सा वर्ष है जिस वर्ष आपको अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो साथियों इसका जो उत्तर है वह 1988 नहीं है, ना ही 1985 है, ना ही 1986 है, जबकि राइट आंसर है दोस्तों इसका 1987। 1987 को आपके अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। बात 20 फरवरी की है दोस्तों, 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987 से पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य नहीं था, अरुणाचल प्रदेश एक यूटी था। क्या था, यूनियन टेरिटरी था, केंद्र शासित प्रदेश था। अब केंद्र शासित प्रदेश था तो 20 फरवरी 1987 को इससे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। देखिए प्रश्न भी हमसे ये पूछा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया, यानी वह उससे पहले राज्य नहीं था। ठीक है, पूर्ण राज्य नहीं था, उसको दर्जा दिया गया। कब दिया गया, 20 फरवरी 1987 को। ठीक है मेरे साथियों, तो अब चले अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 82 का सही उत्तर है 1987। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए मुझे। ठीक है, तुरंत आपका उत्तर आना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया तुरंत आपके हाथ चलने चाहिए, दिमाग चलना चाहिए। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 83। प्रश्न क्रमांक 83, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। दर्रे का मतलब होता है आपका पास, और मैं पहले ही बता चुका हूं और फिर से आप सबके सामने बता रहा हूं कि दर्रे का मतलब क्या होता है। एक पर्वत होता है साथियों, अगर उस पर्वत को कोई नदी काट कर एक रास्ता बना देती है। ठीक है, कोई नदी काट कर उसको क्या बना देती है, एक रास्ता बना देती है। ठीक है, तो उस रास्ते को कहा जाता है आपका दर्रा। क्या कहा जाता है साथियों, उसे कहा जाता है दर्रा। ठीक है, प्राकृतिक रास्ता बनता है, नदी के द्वारा बन रहा है, पर्वत को काटकर उस रास्ते को कहा जाता है दर्रा यानी पास। और ये जो दर्रे होते हैं ये आपके व्यापारिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। और भारत में हिमालय में जो स्थित दर्रे हैं वह हिमालय में स्थित दर्रे आपके व्यापारिक दृष्टि से और आपके अन्य जो दूसरे देशों के साथ संबंध हैं उनकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण दर्रे माने जाते हैं। अब उसी में से एक दर्रा हमसे पूछा जा रहा है कि बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, और ये दर्रा है साथियों आपके हिमालय पर। अब प्रश्न हमसे वो राज्य पूछा जा रहा है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। अब ये चारों जो राज्य हैं साथियों, ये चारों राज्य आपके हिमालय राज्य हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर भी हिमालय में स्थित है, हिमाचल प्रदेश भी स्थित है, उत्तराखंड भी स्थित है और आपका सिक्किम भी हिमालय पर ही स्थित है, ठीक है। तो अब यह जो दर्रा है यह किस राज्य में स्थित है यह आप लोगों को बताना है, तो कमेंट में मुझे बताओ इसका उत्तर क्या हो सकता है। देखो हर एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करो, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़े, बार बार ये नहीं बोलना पड़े कि आप इसका उत्तर दो, आप इसका उत्तर दो। आप अपने विवेक से जैसे क्वेश्चन आता है वैसे जैसे आप क्वेश्चन आया आपने पढ़ा, समझा और इसका उत्तर आपने दिया। साथियों थोड़ी मेहनत मैं कर रहा हूं, थोड़ी मेहनत आप करो, सफलता तो 100% मिलेगी, ठीक है। अगर आप ये सोच लो कि नहीं सारी पूरी मेहनत कर लेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। मैं आपके मेहनत में एक सहयोगी के रूप में भाग ले रहा हूं, ठीक है। मेहनत तो आप लोगों को करनी है, मेरे साथ मेहनत करनी, मैं आपको बता रहा हूं कैसे मेहनत करनी है। आप तो सिर्फ आपके मैं जैसे कह रहा हूं वैसा काम करो, जैसे ही प्रश्न आता है पढ़ो, समझो और उत्तर देने का प्रयास करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो अगर आपने सिक्किम को चुनाव में रखा है यानी सिक्किम को टिक किया है तो गलत है। उत्तराखंड बहुत सारे बच्चे लगा सकते हैं, ठीक है, तो उत्तराखंड भी गलत है। हिमाचल प्रदेश का चुनाव भी बच्चे करते हैं तो ये भी गलत है। सही उत्तर है आपका जम्मू कश्मीर। J&K में आपका बनिहाल दर्रा स्थित है और ये जो बनिहाल दर्रा है यह पीर पंजाल पर्वत जो श्रेणी है, कौन सी श्रेणी? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठो तो पेन और कॉपी लेके बैठो, जो चीज मैं एक्स्ट्रा बताता हूं उसको आप नोट कर लो। मैं ये कह रहा हूं कि बनिहाल दर्रा जो है यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये जो बनिहाल दर्रा है ये भी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ठीक साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 83 का सही उत्तर हो गया जम्मू कश्मीर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 84। बहुत सी बार परीक्षा में पूछा गया, लाइक SSC, CPO, दिल्ली पुलिस, ठीक है। गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में अनेकों बार पूछा जाता है और इसका उत्तर आप बताइएगा कि क्या गंगा को जमुना कहते हैं, पद्मा कहते हैं, मेघना कहते हैं या कालिंदी कहते हैं। गंगा नदी जो भारत में कहलाती है, जब वह गंगा नदी बांग्लादेश में चली जाती है तब उसका नाम कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो जब भारत से निकलकर गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? मेघना, पद्मा, जमुना या कालिंदी, क्या होगा, ठीक है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वह कालिंदी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो कालिंदी को तो आप हटाई दो। रही ये तीनों नदियां, तीनों नाम, ये अति महत्वपूर्ण है और बच्चे इनमें कंफ्यूज भी होते हैं। अगर मेघना का चुनाव कर रहे हैं तो गलत है, अब आप जमुना का चुनाव करेंगे तो भी गलत है, जबकि सही उत्तर है पद्मा। याद रखो गंगा नदी जैसे ही आपके बांग्लादेश में जाती हैं तब नाम हो जाता है पद्मा, ठीक है। अब इसका उत्तर तो हमें मिल गया, 84 का सही उत्तर मिल गया बी वाला यानी पद्मा। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप जरा सुनो, ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है। देखिएगा साथियों, ये आपके भारत और बांग्लादेश की सीमा है, ठीक है। ये वाली जो है ये भारत बांग्लादेश की सीमा है। यह पूरा क्षेत्र है इंडिया और यह क्षेत्र है आपका बांग्लादेश, ठीक। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एक मैप बनाकर समझाने की, ठीक। तो कोशिश को आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए भारत का एक क्षेत्र है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर, उस गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका गंगा नदी, ठीक साथियों। अब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में एक जगह आती है, पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है फरक्का। क्या नाम है? फरक्का, ठीक है। फरक्का, फरक्का नामक स्थान से यह चली जाती है बांग्लादेश में, तब इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या नाम हो गया इसका? पद्मा, ठीक साथियों। अब वहीं पर तिब्बत से एक नदी निकलती है, तिब्बत है ये, ठीक है, यहां पर भारत में नहीं है दोस्तों, चाइना में स्थित है तिब्बत। तिब्बत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यारलुंग सांगपो।
क्या नाम है? यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो चाइना में चलती हैं और नामचा बरुआ पर्वत से मुड़कर यह आ जाती हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में यानी भारत में। ठीक है, दिहांग दिबांग ये दोनों नदियां मिलकर आपके बना देती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी चलते हुए आपके असम घाटी में बहती है और असम घाटी से यह दक्षिण की ओर मुड़कर, ठीक है, गोलपारा नामक, ठीक है, एक जगह है, उस जगह से यह चली जाती आपके बांग्लादेश में। जो ब्रह्मपुत्र भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती थी, वह ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाकर आपके कहलाने लग जाएगी जमुना। क्या कहलाएगी? जमुना। ठीक है, अब जमुना और पद्मा, पद्मा कौन? आपके गंगा नदी। ठीक है, जो भारत में गंगा कहलाती है और बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है। ठीक है, जमुना और पद्मा दोनों आपस में मिलकर आपके बना देती है मेघना नदी। कौन सी नदी? मेघना नदी। और मेघना नदी का जल गिर जाता है डेल्टा बनाकर आपके कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और जो डेल्टा बनता है उसे कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा जो कि स्थित है बांग्लादेश और भारत में। अधिकांश मात्रा में सुंदरवन का डेल्टा बांग्लादेश में है और भारत में हिस्सा कम है। ठीक है, तो आप लोगों को बात समझ में आई कि गंगा नदी बांग्लादेश में जाकर पद्मा हो जाती है, यारलुंग सांगपो नदी भारत में आकर ब्रह्मपुत्र हो जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाकर आपकी हो जाती है जमुना, और पद्मा और जमुना जब दोनों मिल जाती हैं तो बन जाती है मेघना, और मेघना अपना जल गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में एक डेल्टा बनाकर। ठीक है, और उस डेल्टा को कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा, क्योंकि सुंदरवन के उस डेल्टा में आपके सुंदरी वृक्ष अधिक पाए जाते हैं और एक वन है झाड़ी नुमा मैंग्रोव वन। ठीक है, इसी वजह से उस डेल्टा को कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा, जो कि निवास स्थान कहलाता है बंगाल टाइगर का। किसका? बंगाल टाइगर का। ठीक है साथियों, तो ये सारी जानकारियां मैंने आप सभी लोगों को प्रश्न क्रमांक 84 में दे दी है। ठीक है, तो अब प्रश्न क्रमांक 84 से जो क्वेश्चन हमसे पूछा था कि गंगा के मुख्य जो शाखा है वो बांग्लादेश में क्या कहलाती, तो राइट आंसर तो इसका पद्मा है, लेकिन इसके अलावा भी अनेक जानकारी मैंने आप लोगों को प्रदान कर दी है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 85 पर। भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? अब ये कोयर उद्योग क्या होता है, ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं साथियों, कोयर उद्योग नारियल से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? नारियल से। ठीक है, नारियल से संबंधित होने वाला जो उद्योग है उसे कहते हैं कोयर उद्योग। ठीक है, तो अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित हैं? अब देखो, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, ये सारे राज्य आपके दक्षिण भारत के राज्य हैं। और आपको ये पता भी है दोस्तों कि दक्षिण भारत में आपके नारियल के पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और नारियल की खेती वहां पर अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, अब कोयर उद्योग भी आपके नारियल से ही संबंधित हैं। ठीक है, तो अब इनमें से कोई ना कोई राज्य होगा जो आपके कोयर के उद्योग में अग्रणी होगा। ठीक है, तो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है या आंध्र प्रदेश है, इनमें से वो कौन सा राज्य है जो आपके कोयर उद्योग के लिए अग्रणी है? तो साथियों इसका सही उत्तर आपका होगा केरल। कौन होगा? केरल। ठीक है, तो आपके परीक्षा में अगर ये प्रश्न आए कि भारत में सबसे ज्यादा कोयर उद्योग किस राज्य से संबंधित है, तो केरल, और कोयर उद्योग आपके नारियल से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। अब कुछ और फैक्ट आप सुनेंगे ध्यानपूर्वक। कोयर जो है, यह कोयर उद्योग सफेद कोयर उद्योग के नाम से जाना जाता है। कौन सा उद्योग? सफेद कोयर उद्योग। और केरल जो है यह विश्व का 60% कोयर उद्योग या कोयर का उत्पादन करता है। सफेद कोयर का उत्पादन करता है कौन? केरल। विश्व का 60% सफेद कोयर का उत्पादन मात्र केरल करता है। ठीक है, तो इस अनुसार विश्व का सबसे अधिक सफेद कोयर का उद्योग या उत्पादन आपका कौन सा देश करता है विश्व में? तो भारत। और भारत में कौन सा राज्य? तो केरल। ठीक साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 85 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, यानी आपका केरल। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 86।
ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 86 की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग इस क्लास को लाइक करो, शेयर करो जिन लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। और जो नए साथी हैं वे सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मैं एक बार फिर से बता दूं कि 2 मई शनिवार रात 8 बजे, ठीक है, नोट कर लेना, 2 मई शनिवार रात 8 बजे हम भारत की अर्थव्यवस्था की मेगा सीरीज को लॉन्च कर रहे हैं। यानी भारत की अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी की क्लास 2 मई रात 8 बजे होगी। तो आप सभी लोग अपने मित्रों के साथ रात 8 बजे ऑनलाइन आ जाना, ठीक है। और ऑनलाइन आने से पहले क्लास को लाइक कर देना और क्लास को शेयर कर देना, ठीक है। ये काम आप लोगों को करना है। 2 मई आने में अभी समय है, तो 2 मई तक आप प्रचार कर दीजिए, सबको बता दीजिए कि क्लास शुरू होने वाली, इंडियन इकोनॉमी की क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है। और बहुत जल्द आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास भी शुरू हो जाएगी। उसके ऊपर जो भी काम करना था वो काम कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको पहले कहा था कि उसके ऊपर भी काम चल रहा है, काम कंप्लीट हो गया है। अब आप सबके सामने आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाली। इसलिए आप सभी को मैं ये कह रहा हूं कि आप सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। बेल आइकन को प्रेस करने से नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है, ठीक है साथियों। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 86। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, करेंगे अपन। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी कमेंट में बताओ, उड़ीसा की राजधानी कमेंट में बताओ, छत्तीसगढ़ की राजधानी कमेंट में बताओ। तीनों की राजधानी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, तुरंत चाहिए, मात्र 5 सेकंड के अंदर, ठीक है। समय नहीं है, 5 सेकंड के अंदर मुझे तुरंत तीनों राज्यों की कैपिटल मुझे कमेंट में चाहिए। अब जरा हम विचार करेंगे मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पर। अब इनमें से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हीरे का उत्पादन करता है। यानी हीरे का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, उड़ीसा करता है, छत्तीसगढ़ करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, केवल एक और 2, उपरोक्त सभी, या 1 और 2, ठीक है। इनमें से वह कौन सा राज्य है जो आपके हीरे का उत्पादन करता है। तो ये तो जग जाहिर है साथियों कि हीरे का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। मध्य प्रदेश में हीरे की खदान है, पन्ना की खदान। पन्ना के हीरे की खदान बहुत ही प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक खदान है। तो इसमें हमें ज्यादा विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इस अनुसार प्रश्न क्रमांक 86 का उचित यानी सही उत्तर आपका केवल 1 होगा। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में ही हीरे की खदान है, यानी हीरे का उत्पादन होता है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर अन्य जो खनिज पदार्थ हैं उनका उत्पादन होता है, किंतु हमसे हीरे पूछा था तो हीरे का सही उत्तर है आपका मध्य प्रदेश। ठीक साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 86 का सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 यानी मध्य प्रदेश। क्या बात है, आप लोग कमेंट करके मुझे बता नहीं रहे हैं कि राजधानियां क्या है, और नहीं आप लोग कमेंट करके सही उत्तर या गलत उत्तर यानी आप कोई प्रयास कर रहे हैं उत्तर देने का। ठीक है, प्रयास कीजिए, ऐसे काम थोड़ी चलेगा, ऐसे डीएक्टिव बैठे होकर थोड़ी काम चला है। वीडियो चालू करके रखना थोड़ी है, क्या पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, चले जब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर सभी लोग देंगे। प्रश्न क्रमांक 87, थोरियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट सेट भारत के किस राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है। यानी इस प्रश्न को आप ये पढ़ेंगे कि थोरियम भारत के किस राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है। थोरियम जो है एक आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ठीक है, रेडियो सक्रिय पदार्थ है थोरियम। आप लोगों ने यूरेनियम का नाम सुना होगा, यूरेनियम की क्लास का ही एक पदार्थ है थोरियम। तो अब थोरियम जो है यह भारत में कहां पर पाया जाता है, तो ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या गोवा। तो मेरे साथियों मैं आपको बता देता हूं कि विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम के जो भंडार हैं वह भारत में खोजे गए हैं, यानी सबसे ज़्यादा थोरियम भारत में पाया जाता है। अब वह जो थोरियम है यह किस राज्य में पाया जाता है, तो तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में या गोवा में। तो मेरे साथियों थोरियम तमिलनाडु में नहीं पाया जाता, महाराष्ट्र में भी नहीं, गोवा में नहीं। हमसे पूछा सबसे ज़्यादा, तो केरल में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है। थोरियम जो है इसका उपयोग सामान्यतः नाभिकीय जो संयंत्र होते हैं, ठीक है, जितने भी न्यूक्लियर प्लांट होते हैं उन न्यूक्लियर प्लांट में ईंधन के रूप में इस थोरियम का उपयोग किया जाता है।
और ये भविष्य का एक ईंधन भी माना जाता है, भविष्य की ऊर्जा भी मानी जाती है, जो कि आपके प्रमुख रूप से भारत के केरल में पाई जाती है। और विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम के भंडार भी भारत में ही हैं। ठीक है साथियों, तो याद रखिएगा प्रश्न क्रमांक 87 का सही उत्तर केरल यानी ब है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 88, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कौन सा कोयला क्षेत्र पूछा है? कोयला क्षेत्र का नाम आप देखो, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। मेरे साथियों ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं आपको उत्तर पता हो तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और याद रखिएगा कि नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र जो है यह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यहां से आपके कोयले का उत्पादन यानी कोयले का भंडार है, यहां से कोयला निकाला जाता है। आई बात समझ में? कोयला एक ऐसा खनिज पदार्थ है जो आपके उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। ये जो कोयला होता है, इन्हीं कोयलों के माध्यम से आपके उद्योग चलता है और उसकी वजह से आपकी अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वह घूमता है। ठीक साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 88 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला यानी अरुणाचल प्रदेश। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 89 पर। प्रायद्वीपी भारत की तटरेखा, प्रायद्वीपी भारत की तटरेखा और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के तटरेखा का अनुपात क्या है? यानी आपके प्रायद्वीप जो भारत है, आप प्रायद्वीप भारत समझते हैं, पेनिनसुला। ठीक है, किसे कहते हैं प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? किसे कहते हैं पेनिनसुला? प्रायद्वीप को इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुला। प्रायद्वीप होता क्या है? तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे जिनको नहीं पता है। दोस्तों, प्रायद्वीप का मतलब होता है एक ऐसा स्थल खंड। ठीक है, प्रायद्वीप का मतलब होता है एक ऐसा स्थल खंड जो तीन ओर से आपके जल से गिरा हो और एक ओर से वह स्थल से गिरा हो। ऐसे भूखंड को प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे एक शब्द का नाम आप लोगों ने सुना होगा द्वीप। द्वीप का मतलब आइलैंड। द्वीप का मतलब क्या होता है? एक ऐसा भूखंड जो चारों ओर से जल से गिरा हो, उसे हम कहते हैं द्वीप। अब शब्द है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? जो तीन ओर से जल से घिरा हो और एक ओर से स्थल से घिरा हो, ऐसे भूखंड को हम प्रायद्वीप कहते हैं। और भारत में भी कुछ ऐसी ही कंडीशन बनती है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है। तो आप देखिएगा कि हिमालय एक भूमि है, स्थल है और आपके तीनों ओर सागर हैं। तो भारत का हिस्सा भी क्या कहलाता है? दक्षिण वाला हिस्सा प्रायद्वीप। ठीक साथियों, तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपी जो तट की रेखा है, तट की रेखा का मतलब क्या है कि साथियों जो आपका स्थल और जो समुद्र जो है, जल है, जो इनका जो मिलन स्थल है, यानी ये वाला जो हिस्सा है ना, ठीक है, ये आपका कहलाता है तट। ठीक है, तो इसका तट और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के तट का अनुपात कितना है? तो क्या उसका अनुपात 2:1 है, 2.5:1, 3:1 या 3.5:1 है? कितना उसका अनुपात है? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, इसका अनुपात बनेगा 2.5:1। ठीक है, यानी प्रश्न क्रमांक 89 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 90, मालवा का पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है? मालवा का पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। बी वाला ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। डी वाला ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। अब मालवा का पठार का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा साथियों, मालवा का पठार। अब यह मालवा का पठार कितने राज्य में स्थित हैं? वह राज्य कौन कौन से? अगर आपको ज्ञात हो तो कमेंट करके बताओ कि इसका उत्तर ये होगा।
तो मेरे साथियों जो मालवा का पठार है यह आपका मध्य प्रदेश में तो स्थित है ही सही। इसके साथ यह गुजरात में भी स्थित है और राजस्थान में भी स्थित है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में स्थित है। तो इस अनुसार प्रश्न क्रमांक 90 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, यानी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में आपका मालवा का पठार स्थित है। ठीक है साथियों, अब चले अगले प्रश्न की ओर। चले अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। उससे पहले जिन साथियों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है, ताकि अधिक मात्रा में लोग इस वीडियो को देखें, ऑनलाइन आ सके। अगर मुझे ऑनलाइन की जो संख्या है, स्टूडेंट की जो संख्या है वो ज़्यादा दिखेगी ना, उतना ही ज्ञान मेरे अंदर से ज़्यादा निकलेगा और उतना ही फायदा आप लोगों को मिलेगा। इसलिए ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर करो। और दूसरी बात, बच्चे आकर चले जाते हैं यानी वीडियो देखकर वापस चले जाते हैं, वो उनको वापस नहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखते रहो, ये आप लोगों से मैं कह रहा हूं, वरना नुकसान आप लोगों का ही होगा। अब 91 क्वेश्चन की बात करते हैं। 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? यानी ये साल हमसे 2010 की पूछ रहा है और क्या कह रहा है कि उस बंदरगाह का नाम बताओ, ठीक है, जिसे भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। ठीक है, तुतीकोरिन, मोमोरगांव, एनोर या पोर्ट ब्लेयर, इन चारों में से वह कौन सा बंदरगाह है जो आपके 2010 में 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में घोषित किया गया? तो साथियों इसका सही उत्तर है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर भी अब आपका बंदरगाह हो गया है। ठीक है, अब आप लोगों से परीक्षा में प्रश्न बंदरगाह का स्थान पूछ लिया जाता है, यानी उसकी लोकेशन पूछ ली जाती है, उसका राज्य पूछ लिया जाता है कि यह जो बंदरगाह है यह किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर एक एक बंदरगाह के बारे में बता देता हूँ कि यह किस राज्य में है। तो ये जो तुतीकोरिन जो है, यह तुतीकोरिन बंदरगाह आपके तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। उसके बाद मोरमेगांव जो आपका जो बंदरगाह है यह स्थित है गोवा में। कहाँ स्थित है? गोवा में। एनोर जो है, एनोर आपका स्थित है तमिलनाडु में। और रही बात पोर्ट ब्लेयर की, तो ये तो स्थित आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, और पोर्ट ब्लेयर आपके अंडमान निकोबार की भी अंडमान निकोबार की कैपिटल है। ठीक साथियों, पोर्ट ब्लेयर। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 92, बाबा बूदानी की पहाड़ियां, बाबा बूदन यानी बाबा बूदानी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? ये बूदन नहीं बूदानी है। ठीक है, टाइप करने में थोड़ी सी गलती हो गई, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। तो बाबा बूदानी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? पहली चीज, बाबा बूदानी की पहाड़ियां किस लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, बाबा बूदानी की पहाड़ियां किस लिए प्रसिद्ध हैं, ये मैं इस मेगा सीरीज के तहत आप लोगों को बता चुका हूं। जरा आप कमेंट्स में मुझे बताओ तो सही कि बाबा बूदानी की पहाड़ियां क्यों प्रसिद्ध है, ताकि मैं देख सकूं कि आप मेरा वीडियो कितना ध्यानपूर्वक देख रहे हो, मेरी क्लास को आप कितना सीरियस लेते हो और आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। तो जितने भी ऑनलाइन ये बैठे हैं ना, ये सभी स्टूडेंट मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि सर बाबा बूदानी की पहाड़ियां इसलिए प्रसिद्ध हैं, इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं ज्यादा समय न देके मात्र 10 सेकंड का समय दूंगा। 10 सेकंड के अंदर अंदर सभी के बच्चों के उत्तर मुझे कमेंट्स में चाहिए। तत्पश्चात जाके मैं इसका उत्तर आप लोगों को बताऊंगा कि यह किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। चले मेरे साथियों, तो अब इस प्रश्न के उत्तर की तरफ चलते हैं। बाबा बूदानी की जो पहाड़ियां हैं यह आपके आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटक, गुजरात, साथियों गुजरात में नहीं है, यह स्थित हैं आपके कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में बाबा बूदानी के पहाड़ियां स्थित हैं और यह प्रसिद्ध है आपके कॉफ़ी के उत्पादन के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील करता है, भारत नहीं। पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुना करो।
सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील करता है, जबकि सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉफ़ी का उत्पादन भारत करता है। दक्षिण भारत का कर्नाटक राज्य भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक करता है। और बाबा बुदानी की पहाड़ियाँ कॉफ़ी के उत्पादन के लिए, कॉफ़ी की कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये बाबा बुदानी की पहाड़ियाँ पश्चिम घाट पर स्थित यानी सह्याद्री का हिस्सा है, याद रखिएगा। ठीक साथियों, चले अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 93 पर। प्रश्न क्रमांक 93 हमसे ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किन राज्यों के हिस्सों से बनाया गया? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, इसके ऊपर तो चर्चा भी क्या कर रहे हैं साथियों कि हमें पता है कि मध्य प्रदेश से ही टूटकर छत्तीसगढ़ बना है। ठीक है, तो महाराष्ट्र और ओडिशा की तो बात करनी ही नहीं है। तो ऑप्शन इसमें देखें तो अपन डायरेक्ट मध्य प्रदेश पर जाएंगे, दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से 93 का सही उत्तर हो जाएगा केवल एक ए वाला। और आप सबको पता है कि 1 नवंबर 2000 को आपका छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था। ठीक है, और मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस और छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस एक ही दिन मनाया जाता है, 1 नवंबर को। ठीक, चले अब अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 4, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यानी NH7, NH8 या NH10, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो साथियों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करूंगा। तो पहली चीज तो ये है कि इस प्रश्न का उत्तर आपका राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH7 है। और इसी NH7 को अब नाम बदलकर घोषित कर दिया गया है NH44। ठीक है, जो कि आपके श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक जाता है। NH44 इसका वर्तमान में नाम है, पहले इसका नाम था NH7। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 95 की तरफ। 95 पर पहुंचता हूं उससे पहले जिन साथियों ने अभी तक शिक्षा ओशन को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्या बात है, आप लाइक क्यों नहीं करते हो, क्या दिक्कत है? लाइक करने में पैसे लग रहे हैं, जब नहीं लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। ठीक है, और उत्तर देने का प्रयास करो। जितने भी ऑनलाइन आते हैं वह सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। लाइक में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जितने व्यू होते हैं उतने लाइक होने चाहिए। जितनी बार आप मतलब कि जो जैसे आप क्लास में आते हैं या ऑनलाइन आते हैं वैसे ही आप वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि 8 बजे 2 मई शनिवार रात को 8 बजे भारत के अर्थव्यवस्था की क्लास शुरू होने वाली है। तो 8 बजे आप सभी लोग ऑनलाइन आ जाना 2 मई को। प्रश्न 95 हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है? यानी वह कौन सा NH है, नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है जो आपका सिक्किम को भारत से जोड़ने का कार्य करता है। भारत, आपको मैं बता दूं, सिक्किम एक पर्वतीय राज्य है और सिक्किम जो है यह हिमालय की गोद में स्थित एक राज्य है। ठीक है, यहाँ की जो भौगोलिक संरचना है वो बहुत उबड़ खाबड़ होने की वजह से यहाँ पर जो कम्युनिकेशन के जो सेक्टर होते हैं जस्ट लाइक रेलवे, सड़क, इन सब की बहुत भारी कमी होती है। इसके बावजूद एक ऐसा NH है जो सिक्किम को पूरे भारत से जोड़ने का कार्य करता है। अब हमसे वही प्रश्न पूछा गया है, तो क्या वह NH31A है या NH32A है या NH28 है या NH26A है? सही इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो साथियों वह NH है 31A। 31A ही आपको अन्य भारत को या शेष भारत को सिक्किम से जोड़ने का कार्य करता है। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, राष्ट्रीय राजमार्ग 31A। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्था किस राज्य में स्थित है? एक संस्था के बारे में हमसे पूछा जा रहा है और संस्था का नाम है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्था। अब वह किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो आप मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ये जो संस्था है क्या राजस्थान में स्थित है, हरियाणा में स्थित है, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में? कहाँ स्थित है? तो साथियों यह स्थित है हरियाणा में। हरियाणा इसका
उचित आंसर है, सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 96 का सही आंसर 96 का सही आंसर है ब वाला यानी बी वाला हरियाणा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तालचर तापी ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? तालचर थर्मल जो प्लांट हैं, यह प्लांट किस राज्य में स्थित है? और ऐसे प्रश्न आपको पता ही है साथियों कि ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आते ही आते हैं। ठीक है, तो क्या यह जो प्लांट है यह कर्नाटक में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है या हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो याद रखो साथियों कि तालचर तापी जो ऊर्जा प्लांट है, ठीक है, यह तापी ऊर्जा प्लांट ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में, यानी 97 का सही उत्तर है बी वाला। अब इस तालचर तापी ऊर्जा प्लांट के बारे में आप कुछ और जानकारियां सुनो, ठीक है, और हो सके तो उनको लिख लेना। उड़ीसा का एक जिला है दोस्तों, उसका नाम है अंगुल जिला। अंगुल जिला, अंगुल जिले में यह तालचर तापी प्लांट स्थित है। इसकी शुरुआत 1968 को हुई थी। कब हुई थी? 1968 को। ठीक है, वर्तमान में इसकी जो बिजली उत्पादन या ऊर्जा उत्पादन की जो क्षमता है वह 460 मेगावाट है। कितनी है? 460 मेगावाट। ठीक साथियों, चले अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत आसान प्रश्न। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? विश्व के बड़े बांधों में से एक बांध आपका हीराकुंड बांध है। भारत तथा विश्व में प्रसिद्ध बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है, प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि किस नदी पर स्थित है, और ऐसे प्रश्न आपके बार बार परीक्षा में आते हैं। तो क्या वह नदी रिहंद नदी है, महानदी है, स्वर्ण रेखा नदी या भार्गवी नदी है? वह कौन सी नदी है? तो मेरे साथियों, वह नदी है आपकी महानदी। ठीक है, महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है और यह स्थित है उड़ीसा में। याद रखिएगा, उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध और नदी है महानदी। ठीक साथियों, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 99 पर। स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। रोड का नाम है स्टील वेल रोड, भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? ऑप्शन है चीन, भूटान, बांग्लादेश या पाकिस्तान। ठीक है, तो साथियों पाकिस्तान अधिकांश रूप में बच्चे इसका उत्तर लगाते हैं, तो पाकिस्तान गलत है, बांग्लादेश भी नहीं है, भूटान भी नहीं है। सही उत्तर इसका चीन है। ठीक है, याद रखिएगा आपका स्टील वेल रोड जो है यह भारत को चीन के साथ जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, चले जी अब चलते हैं आज के सेशन यानी आज के क्लास के आखिरी प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न की चर्चा करें उससे पहले आप सभी लोगों को यह मैं बता दूं कि भारतीय संविधान की मेगा सीरीज की समाप्ति के पश्चात आप सबकी डिमांड पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी की मेगा सीरीज को लेके आए हैं, जिसमें आपके 300 से भी ज़्यादा प्रश्नों का हम संग्रह आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें से आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, कंसेप्ट से भरे हुए क्वेश्चन रहेंगे, आपके बजट से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, इस वर्ष के बजट से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ तक कि साथियों करंट अफेयर से संबंधित आपकी अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन भी इस श्रृंखला में रहने वाले हैं। ये जो इकोनॉमी की श्रृंखला रहेगी, इस इकोनॉमी की श्रृंखला को मैंने आपके हर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया है, इसलिए आप सभी लोग इस इकोनॉमी की श्रृंखला को बिल्कुल मिस मत करिएगा। मेरे साथियों 2 मई को रात 8 बजे से हम इसकी क्लास शुरू करेंगे। प्रतिदिन 8 बजे इसकी क्लास रहेगी, और अगर आप 8 बजे फिक्स आकर ऑनलाइन आ जाते हैं, क्लास लेते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो पढ़ने में और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा साथियों। रिकॉर्डेड वीडियो में इतना मज़ा न आकर लाइव में ज़्यादा मज़ा आएगा, इसलिए आप सभी लोग रात 8 बजे ऑनलाइन आ जाइएगा, और अपने जितने भी मित्र हैं आप सभी लोग उनको भी बताइएगा, हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर इकोनॉमी की क्लास में 50+ ऑनलाइन स्टूडेंट होंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे प्रयास जो हैं वह सफलता की ओर हैं, यानी आप सभी लोग हमारे वीडियो को शेयर कर रहे हैं। अगर 50+ नहीं है तो साथियों आप सभी लोगों को और मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो 2 मई याद रखिएगा, रात 8 बजे, वार है शनिवार। ठीक है, तो अब बात करेंगे
हरियाणा गुरु शिखर चोटी जो है यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, केरल, राजस्थान या बिहार। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न का सीधा उत्तर आपका कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में आपके गुरु शिखर चोटी स्थित है, ठीक है। माउंट आबू जो है, माउंट आबू के निकट स्थित पर्वत चोटी है गुरु शिखर, जो कि अरावली का एक हिस्सा है, यानी अरावली पर स्थित है। ठीक साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 100 का सही उत्तर हो गया सी वाला, यानी राजस्थान। चले जी, तो इस क्लास में आप सभी लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी के तहत 20 क्वेश्चनों को पढ़ लिया है। तो मेरे साथियों, अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो या और आपकी तैयारी में यह वीडियो आपकी मदद करता हो, तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। मेरे साथियों, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं इंडियन इकोनॉमी की क्लास शुरू करने वाले हैं, तो जरूर आप ऑनलाइन आना रात 8 बजे, ठीक है। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही। मुलाकात करते हैं आज शाम को 6 बजे भारतीय संविधान की मेगा सीरीज में। और भारतीय संविधान की मेगा सीरीज का यह आज आखिरी वीडियो होगा, ठीक है। आज भारत की संविधान की मेगा सीरीज समाप्त होने वाली है और इसके पश्चात परसों से, यानी आपके जो नेक्स्ट डे है, उस दिन से हम आपके सामने लेके आने वाले हैं आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था की मेगा सीरीज, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही। मुलाकात करते हैं आज शाम को 6 बजे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।